मोटर लावला आवाज येणार नाही वाटला. ठीक है, माइक्रोफोन ओके, चलो सुनो यहाँ। हेलो, बंद कर दो। तो हम बात कर किसी माइक्रोफोन आवाज फाटायली सर तुमची आवाज. बंद कर। तृप्ती मराठी नाही करत सर. हाँ, मराठी नहीं आती, कौन बोल रहे हैं? चलो, एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब लॉ पढ़ रहे थे हम। ठीक है, कल मैंने बहुत सारे बता दिए थे तुम्हें कि स्क्वायर है तो स्क्वायर के सेंटर पर क्या होता है, कॉर्नर पर क्या होता है। आज एक और करते हैं, देखो वेक्टर नोटेशन में कूलम्ब लॉ में ये कोई स्क्वायर है, स्क्वायर की वही प्रॉपर्टी तुम्हें पता है कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, all angles are equal, each of the angle is 90 degree, diagonals intersect each other at a point, तो यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री होता है, ये सब जानते हैं अपन। सपोज हमारे पास फोर चार्जेज हैं, इक्वल हैं, सेम नेचर के हैं और उनको हमने चारों कॉर्नर पर रख दिया। ठीक है, नाम भी दे देता हूं मैं ए बी सी डी। और हमारा क्वेश्चन क्या है, net force at one of the vertices due to rest of three। इन तीनों कोई भी तीन ले लो और उनके कारण हमें किसी एक पर नेट फोर्स निकालना है। ठीक, ध्यान रखना, क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक है लेकिन वेक्टर से सोल्व हो जाएगा। मान लो हमें डी पर निकालना है, इस डी पॉइंट पर जो चार्ज था क्यू, इस क्यू पर नेट फोर्स निकालना। फोर्स क्या है, इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर के। ये Q1 Q2 क्या है, चार्ज, और आर क्या है, डिस्टेंस। हम देख सकते हैं कि ये जो क्यू है, इस क्यू को ये प्लस ये भी प्लस क्या करेगा, रिपेल। रिपेल का मतलब क्या होता है, अवे। रिपेल का मतलब क्या हो गया, अवे। इसका मतलब ये वाला क्यू इस क्यू को ऐसे रिपेल करेगा। ठीक है, इस फोर्स का क्या नाम दूंगा मैं, देखो एट डी ए। एट डी ए का मतलब फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, मतलब डी पर जो चार्ज है उस पर फोर्स किसके कारण, ए के कारण। इस तरह से ये वाला दूसरा जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा ऐसे। इस फोर्स का क्या नाम देंगे अपन, एफ डी सी। डी सी इस चार्ज पर इस चार्ज का फोर्स, ये भी रिपल्सन है। अट्रैक्शन होता तो ध्यान रखना कैसे बना देंगे नीचे, अट्रैक्शन में टूवर्ड्स, रिपल्सन में अवे। ठीक, ओके, टू चार्जेस हो गए। तीसरा चार्ज ये क्या करेगा, इस चार्ज को ऐसे रिपेल करेगा। इसका क्या नाम हो गया, एफ डी बी। इलेक्ट्रिसिटी का काम खत्म। अब ये प्रॉब्लम कहां पहुंच गई, हमारी वेक्टर में। Three forces are acting at a point. Three forces are acting at a point. क्या हो गया इसमें कैमरे में, रुक जा, दिख गया बेटा, कितना
अरे दिख गया राजकुमारी, क्या नाम है तेरा? हाँ, चल सुन ध्यान से। ओके, अब एक और बात समझो ध्यान से। क्या ये फोर्स और ये फोर्स दोनों सेम है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों होगा? दोनों के लिए क्यू सेम है, दोनों के लिए आर सेम है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये दोनों सेम है, यानी कि आर सेम है, क्यू 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 क्यू, चार्ज भी सेम है। तो जब चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी क्या होगा? सेम होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एस डीसी इज मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डी इक्वल है, इसको बोल देते हैं अपन F1, ठीक है, F1 बोल देते हैं। ओके, तो अब F1 है, दोनों इक्वल फोर्स है। आप लोग पता है दो फोर्स निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि R इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कॉस ऑफ थीटा, ये होता है रिजल्टेंट, ठीक है ना। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि व्हेन टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट अ पॉइंट, द रिजल्टेंट इज गिवन बाय R इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाय 2। याद आया? तो दो इक्वल फोर्स है, कौन कौन सा? ये भी F1 है, इसका मैग्नीट्यूड भी F1 है और इसका मैग्नीट्यूड भी F1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो इक्वल फोर्स है, इक्वल फोर्स है तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? बोल, दोनों का एक डैश बोल देते हैं इसको, बोलो 2F1 और थीटा बाई 2 का मतलब 90/2, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो 90/2 कितना हो गया? 45 डिग्री। तो क्या लिखूं? बोल 2F1 इंटू 1/√2, ये क्या हो गया? √2F1, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होगा? θ/2। इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट फोर्स आया √2F1, इसका डायरेक्शन भी इधर ही आ गया। हाँ, और कितने डिग्री पर आएगा? 45 डिग्री पर, है ना बेटा? तो 45 डिग्री पर ये भी लग रहा है, तीसरा फोर्स भी लग रहा है। 45 डिग्री पर तीसरा फोर्स भी लग रहा है, तो यहाँ भी लग गया हमारा, क्या नाम दिया मैंने इसको? एफ डैश भी इधर लग रहा है और एक डीबी भी इधर लग रहा है, ठीक है। अब एक डीबी कैलकुलेट करना है अपन को। देखो, अब एक डीबी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए अपन को? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डीबी इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन इसका स्क्वायर। तो ये ए, तो क्या हो गया? अरे बेटा ये क्या होगा? बोलना √a² प्लस a² 2a² a√2, क्या है ये? a√2, ठीक। यहाँ क्या लिखूंगा बताओ? a√2 का स्क्वायर, a√2 का स्क्वायर यानी कि kq²/2a², ठीक। और ये एफ कैलकुलेट करो, ये कितना हो? के क्यू क्यू अपॉन a²। तो टोटल फोर्स कितना हो गया? एफ नेट इज इक्वल टू एफ डैश कितना है अपने पास? √2F1 प्लस ये वाला फोर्स kq²/2a², और ये क्या है? √2 kq²/a² प्लस kq²/2a²। क्या बाहर आ जाएगा? kq²/a², क्या बचेगा? √2 प्लस 1/2, ये नेट फोर्स हो। तो क्या याद रखना है तुमको? ध्यान से समझो। यहाँ पर जो नेट फोर्स है ये इधर रिपेल कर रहा है, ये इधर रिपेल कर रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जब दो फोर्स होते हैं उनका सेम मैग्नीट्यूड होता है, रिजल्टेंट क्या होता है उसका? 2a cos θ/2, और एंगल क्या होता है? θ/2, ठीक है ना बेटा? तो 2a cos θ/2 से क्या आ गया हमारे पास? √2F1, और F1 क्या है? kq1q2/r², यानी kq²/a²। इसी तरह से इन दोनों के बीच का फोर्स, क्योंकि उसका डायरेक्शन भी 45 डिग्री पर था, ये जो एक डीबी लग रहा है ये 45 डिग्री पर लग रहा है, तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो क्या कर देंगे? दोनों को एड कर देंगे, हो जाएगा। सही लगाना है ना? ये डिस्टेंस कितना? देख, डिस्टेंस गड़बड़ नहीं लिखी, देख बराबर है ना? नोट कर लो बेटा।
IIT में आया था क्वेश्चन। ठीक है, रिकॉर्डिंग है, लिखने की जरूरत नहीं बोली तुम्हें, रिकॉर्डिंग देखनी है दोबारा, मैं डाल दूंगा यूट्यूब। नेक्स्ट करते हैं। एक नीट का क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन नीट में आता है, Q three charges are placed at the vertices of equilateral triangle. क्वेश्चन है, three charges are placed at the vertices in equilateral triangle. ठीक है, और थर्ड चार्ज Q is placed at center, at circum center. Circum center में in center. कितनी सेंटर होते हैं, मतलब पूरा सेंटर होता है किसी ट्रायंगल में, फोर सेंटर, सर्कल सेंटर होता है, इन सेंटर होता है, और सेंटर होता है, और सेंट्रोइड होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में सारे एक ही जगह होते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स सीखो, आनी चाहिए सबको। यहाँ पर क्या आता है, देखो अब देख, नाम दे देते हैं, मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब ये क्यू दोनों सेम चार्जेस, सेम नेचर के, तो रिपेल करेगा। रिपेल क्या होता है, अवे, रिपेल का मतलब अवे, तो क्या ये ऐसे आएगा, ये चार्ज किस चार्ज को रिपेल करेगा, अवे, ये ऐसे आएगा। ये इस चार्ज को रिपेल करेगा, अवे, ये फोर्स है, सीधा सीधा है। क्या ये तीनों फोर्स सेम है, तीनों फोर्स सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि क्यू 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 तीनों केसेस में चार्ज भी सेम है, तीनों केसेस में डिस्टेंस भी सेम है। क्यों सेंटर से जो यहाँ इन सेंटर जो डिस्टेंस होती है तो इक्वली होती है, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो सारे फोर्स, तो मान लो ये भी एफ, ये भी एफ, और ये भी एफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक काम करना। अब हम चले गए वेक्टर में, थ्री फोर्सेज आर एक्टिंग एट अ पॉइंट। यहाँ देखो, इसको मैं जूम करके यहाँ ले आता हूँ, ये एक फोर्स हो जाए, एक फोर्स हो जाए, एक फोर्स हो जाए, इस ओ पॉइंट पर रिजल्टेंट निकालने का तरीका देखो, अभी मैंने बताया था, अगर टू इक्वल फोर्स है तो आर इक्वल टू क्या होता है, 2a cos थीटा बाई 2, है ना। तो टू फोर्सेज कोई भी ले लो, इन दोनों फोर्सेज का रिजल्टेंट क्या आएगा बोलो। मान लो ए डैश 2 cos कितने डिग्री का एंगल है, मालूम है, अच्छा 120 अरे भाई 360 होता है टोटल, बच्चों क्या कर रहे हो तुम। हाँ जी, एंगल, हाँ तो 60 रहता है तो एक्सटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर एंगल थोड़ी, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ 120। देखो ये 120 है, बोलो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, 2a cos 120 बाई 2, समझे। ये हो गया cos की वैल्यू क्या होती है 1/2, 2f इंटू 1/2, तूने 2 को मार दिया f। इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया क्या है, कितना आया f, समझ आइए। और इस f का डायरेक्शन क्या होगा, अल्फा क्या होता है थीटा बाई 2, यानी कि 120 बाई 2 कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये जो एफ डैश है ये कितने डिग्री पर है, 1 से 60 डिग्री पर, ये एफ डैश
इज इक्वल टू एफ, कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। नीचे कितना है, ऊपर कितना, दोनों अपोजिट है, तो एफ नेट क्या हो गया? समझे भाई? एक और तरीका है इसका करने का, इनको कितना देखो, इसको यहां से उठा करके यहाँ देखो, ठीक है, एफ एफ एफ, इसको आगे बढ़ा दो, बढ़ा दिया। ये कितने डिग्री का एंगल, ये कितने डिग्री का? 60 का। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? एफ को 60, ये कंपोनेंट क्या होगा? एफ साइन 60। इसका ये कंपोनेंट क्या होगा? एफ को 60, ये कंपोनेंट क्या होगा? एफ साइन 60। ये तो दोनों इक्वल अपोजिट है, ये तो मर गए, ये दोनों ऊपर है। देखो वही, तो क्या आ गया यहाँ पर? 2h इंटू 1/2। अब ये एफ ऊपर की तरफ कितना है टोटल? एफ नीचे भी कितना है? एफ, तो एफ, तो क्या कंपोनेंट लेके करो, ऐसे एक ही बात है। समझे बच्चों? ऑनलाइन वालों, हाँ, आगे चलो और करते हैं। ऐसा क्वेश्चन नीट में आता है। देख, मान लो इक्विलेटरल एंगल है, ये 3 चार्जेस, हमसे पूछा नेट फोर्स एट वन ऑफ द वर्टिसेस ड्यू टू रेस्ट ऑफ 3 चार्जेस है, क्यू क्यू क्यू। हमसे पूछा किसी एक वर्टेक्स पर नेट फोर्स क्या होगा, ठीक है। ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा ऐसे, ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा ऐसे, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम ही होगा, क्योंकि दोनों का चार्ज भी सेम और दोनों का डिस्टेंस भी सेम है। ओके भाई, ये भी है, ये भी है, वेक्टर में चले जाओ तो इक्वल फोर्सेज एक्टिंग ऐसे पड़े। यस, तो क्या बढ़ जाते हैं? 60/2। हाँ, ये कितना है? 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। cos 30 की वैल्यू बोलो, तो कितना आ गया आंसर? एक की वैल्यू कैलकुलेट करा है तो सीधा लिख देंगे भाई के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हो जाएंगे इसके बाद। ठीक है, प्रैक्टिस करना बच्चों, सवाल लिखिए। ग्रेविटेशन की शीट कर लिया तुम लोगों ने? कूलम्स लो में और क्या पूछते हैं देखो, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन बताए थे कल, मैंने एक और करा देता हूं। 2 चार्जेस माइनस 3 माइक्रोकूलम एंड 27 माइक्रोकूलम are placed at 5 सेंटीमीटर apart, ठीक है। At what point on line joining a charge
1 microcoulomb is placed, that net force on it is 0. कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि व्यक्त कैसे हैं। मान लो दो चार्ज है कोई भी, आगे से ध्यान रखना, फिर बता देता हूँ। मान लो ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो जो थर्ड चार्ज होगा इस लाइन ज्वाइनिंग इन दोनों के बीच में कहीं रखेंगे, यहाँ पे। अरे कोई चाय बना रहा है घर में, खड़खड़ आवाज आ रही है मेरे को, किसके घर में बर्तन बज रहा है उसे बोलो, नहीं माजे, मम्मी से बोलो तुम्हारे, मेरे कानों में आवाज आ रही है। हाँ चलो, तो अगर ये प्लस है तो पॉइंट यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में आएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर ये माइनस है, ये माइनस है, तब भी पॉइंट इस लाइन के बीच में कहीं आएगा। लेकिन अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो पॉइंट बीच में नहीं आएगा। अब पॉइंट या तो इसके लेफ्ट में आएगा या तो इसके लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा। तो हमारे पास दो चार्ज है, देखो, एक तो है -3 माइक्रोकूलम और दूसरा है 27 माइक्रोकूलम। अब दो तरीके, या तो मैं ये बोलूं कि ये जैसे भाई कौन छोटा है, कौन बड़ा है, या एक्सपेक्ट करेगा, ये रिक्वेल करेगा, 15 तरीके की चीजें अपन दिमाग लगाएंगे ताकि पता लगे। फिर माने क्योंकि संभव है ना, इधर भी हो सकता है, उधर भी, कहीं भी हो सकता है ना, तो उसके लिए तुम्हें सीधे से क्या याद रखना है, कहीं भी मान लो, कहीं भी मान लो मैंने यहाँ से मान लिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर पॉइंट आएगा जहाँ पर ये इक्विलिब्रियम रहेगा 1 माइक्रोकूलम चार्ज, और ये डिस्टेंस x है। ये डिस्टेंस कितनी है, 5.6। करेक्ट, यूनिट चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोनों तरफ फोर्स इक्वल करना है, इसलिए यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक है भाई, चेक करते हैं। इसका मतलब इसके कारण इस पर फोर्स और इसके कारण इस पर फोर्स दोनों बराबर होने चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो फोर्स है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चल भाई बोलो, इन दोनों के बीच फोर्स क्या आएगा, K Q1 Q2, आपको माइनस से लगा देगा, बेटर है ना, 3 माइक्रोकूलम अपॉन x स्क्वायर। करेक्ट, इधर बोलो K, कुछ भी 3 माइक्रोकूलम 27 माइक्रोकूलम 3 थोड़ी 1 अपॉन 5 प्लस x का होल स्क्वायर। उससे यहाँ की डिस्टेंस कितनी होती है, 5 प्लस x, जो कट रहा है आपको सब उड़ा दो, क्या बच रहा है, एक ना, K ने K को मार दिया, 1 माइक्रोकूलम ने 1 माइक्रोकूलम ने माइक्रोकूलम को 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, यहाँ क्या बचा 1/x स्क्वायर, यहाँ क्या बचा बोल 3/9/5 प्लस x का होल। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है प्लस 0 होल स्क्वायर खोल दें, बस यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर जी वाले तो जुगाड़ लगा लेंगे, नहीं नीट वाले में फंस जाएंगे। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1, x स्क्वायर का 8, 3 9 का 3, और ये कितना हो गया काम देख, ये आया 5 प्लस x इज इक्वल टू 3x। ठीक है बेटा, तो 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि अपन ने जो अज्यूम किया ये 3 माइक्रोकूलम के लेके में होना चाहिए, वो सही है, नहीं आया 7.5। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जो आएगा वो 3 से कितना दूर आएगा या 5 के सेपरेट डिस्टेंस से कितना दूर आएगा। एक बात, एक और बात याद रखो, अगर तुम्हारा यहाँ पर माइनस आ जाए, अगर मान लो अपन इधर लिख देते तो यहाँ क्या आ जाता, माइनस आ जाता, तो फिर तुम ये सोचना कि माइनस आ गया इसका मतलब ये पॉइंट इधर नहीं है, ये पॉइंट इधर, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ऐसा सवाल 3 जगह है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी मैंने कराया था, याद करो, एक प्लेनेट यहाँ है, एक प्लेट नेट यहाँ है, बीच में प्लेनेट रखा है, तो उससे कितने डिस्टेंस पर नेट 0 ग्रेविटेशन फोर्स 0 होगा। 3 चैप्टर में ऐसा सवाल आता है।
देखना एक बार उसी तरीके से। देखो हमसे बोला कि टू स्फीयर, आइडेंटिकल स्फीयर, टू आइडेंटिकल स्फीयर हैविंग सेम चार्ज, एक तो पहले करवा दिया था फर्स्ट लेक्चर में, इसका फिर करवा देता हूँ। टू आइडेंटिकल स्फीयर हैविंग सेम चार्ज when placed at distance r experience force F. Now sphere T which have charge 2q is touched first to A, then finally removed. It is finally removed. Now net force between A and B. सेम पैटर्न का क्वेश्चन कराया था, लेकिन उसमें डाटा डिफरेंस में नीट में आया हुआ क्वेश्चन कराया था, ये थोड़ा डिफरेंट करके। सिचुएशन क्या है? अरे भैया किसके घर से डिस्टर्बेंस आ रहा है प्लीज? किसी घर से डिस्टर्बेंस आ रहा है? कोई सर सबको म्यूट करने के लिए बोलो ना। बच्चों म्यूट कर लो सब अपने आप को। 6 बजे क्लास थी तो आधे से ज्यादा आलसी तो उठे ही नहीं। अभी जितने बच्चे दिख रहे हैं ना मुझे इसमें, उनको ही लिंक भेजूंगा, मैं भेजूंगा, लिंक नहीं भेजूंगा बस। देखो इधर, चलो सबको आना चाहिए, तुम लोग सोल्व करो, मैं भी सोल्व करता हूँ। मुझसे पहले आंसर आना चाहिए तुम्हारा। 10 क्वेश्चन कराया मैंने पहले। तो आइडेंटिकल स्फीयर है, यहाँ समझो, ए बी दोनों पर सेम चार्ज है क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस है आर। इनके बीच का फोर्स क्या हुआ? के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्यू तो बाई आर स्क्वायर से आपको। अब क्या करें? तीसरा आइडेंटिकल स्फीयर लाया अपन, उससे चार्ज कितना है? 2c, 2q। उसको पहले इससे टच किया, ए से टच करके कितना चार्ज हो गया ए पर? q तो पहले ही था, 2q फिर आया डिवाइडेड बाय 2। एवरेज चार्ज कितना हो गया इसके ऊपर? 3q बाई 2। फिर उसके बाद में यहाँ पे लाकर के इस पे टच किया उसको, सी को पहले इस पे टच किया तो एवरेज चार्ज आया। अब इस पे टच किया, ठीक है। अब इस पर कितना चार्ज होगा? पहले कितना था इस पर? Q, समझना जानते हैं? Q और C पर कितना है? नहीं, C पर 2q नहीं है। अब जैसे अपन ने C को इससे टच किया ना, तो जितना चार्ज इस पर आ गया उतना चार्ज C पर भी जाएगा। अरे भाई बेटा पहले इस पर कितना था? Q, C पर कितना था? 2q, दोनों को टच कर दिया तो एवरेज चार्ज क्या हो गया? 3q बाई 2, ठीक है ना? तो अब 3q बाई 2 C पर भी आ गया। अब उसको इससे टच किया, तो अब यहाँ क्या आया? Q तो पहले से था, प्लस 3q बाई 2 डिवाइडेड बाई, भाई साहब समझिए, ये गलती करते हैं बच्चे।
बचेगा सर वेरी सिंपल, 2q चार्ज इस पे, q इसका 3q/2, 3q/2 काम खत्म। नहीं, now C which has charge 2q it touched first A then B, A से टच करने के बाद में फिर उसको B से टच किया और फिर उसको फिर रिमूव कर दिया। इसका मतलब जैसे उसको A से टच किया उसको फिर एवरेज चार्ज आ गया 3q/2, राइट में, और 3q/2 आ गया। तो अब यहाँ पर इसके साथ B के साथ B का चार्ज पहले q है ही थी, 3q/2 और एक तरह q प्लस 3q/2/2, डिस्टेंस में कोई चेंज किया ही नहीं भाई, आ रही है। यहाँ पर कितना हो गया बोलो 3q/2। अब नया एक क्या होगा कि q1 ये कितना हो रहा है 2 और 3 5q/4, ठीक है ना, 2 अंदर 2q 3q 5q, फिर 2 नीचे आके 4 हो जाएगा, तो 5q/4। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? एक का है किसी का, 15/4 है। बिच्छू चल r², कितना हुआ, कितना हुआ बोलो? अरे 3 2 4 8, तो 15aq²/8 r², तो aq/r² क्या है? इसका मतलब 15f/8। दिया ऐसा कभी हुआ जिंदगी में एक बार में कोई आंसर दिया हो? तो ऑनलाइन भी डांट खाएगी मेरी। 15q/4 लिखा था, ठीक है, ऐसा समझ गए? नेक्स्ट करते हैं। कूलम्ब में कभी एक बार ऐसा भी हो सकता है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन एक बार ट्रिपल ई में पूछा था। अब क्या क्या हो सकता है एक संभावना में समझाता हूँ। Two spheres having total charge 30 microcoulomb. Total charge 30 microcoulomb. ठीक है। When they are placed at distance 3 centimeters, they experience a force 12.4 कुछ भी ले लो मिली न्यूटन। ठीक, चार्जेज आर। ऐसा जनरली एक बार ट्रिपल एम पूछा था, आगे भी पूछ सकते हैं, और दिस इज ऑल्सो कॉमन प्रॉब्लम, किसी भी चैप्टर में हो सकता है। कुल मिलाकर के कहानी क्या है, दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, उनका सम ये है और उनका मल्टीप्लाई ये है, तो ऐसी प्रॉब्लम कैसे सोल्व करें? सर दोनों चार्ज इक्वल है क्या? नहीं बेटा, टोटल चार्ज 3 माइक्रोकूलम। मतलब दोनों आइडेंटिकल है, मतलब ऐसा कुछ तो बताना चाहिए ना, आइडेंटिकल। Q1 plus Q2 is equal to 30 माइक्रोकूलम। जब इनको किसी 3 सेंटीमीटर रखा तो फोर्स लगा F is equal to K Q1 Q2/R²। F कितना है 12.4 न्यूटन, यानी कि 12.4 into 10⁻³ ये हो गया 9 into 10⁹ ये हो गया Q1 Q2 अपॉन R² का मतलब
3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका Q1 Q2 आ गया, देख 9 9 से 9 बढ़ जाएगा और ये हो गया हमारा कितना आ जाएगा, देख 12.4, 9 तो कैंसिल हो गया, ये है -4 -7 और 9 -16 सही कर रहा हूँ ना, 10⁻⁻16। देखो चेक करना बेटा कैलकुलेशन। तो एक इक्वेशन तो ये होगी, दूसरी इक्वेशन ये होगी। डाटा कुछ भी हो सकता है इसमें। सोल्व करने के दो तरीके हैं, सोल्व करने के दो तरीके हुए, है ना। क्या तरीका हुआ, एक तो ये हुआ कि यहाँ से अपन Q1 की वैल्यू निकालें या Q2 की वैल्यू निकालें, बस इक्वेशन बदल दें। ऐसा करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। साफ दिख रहा है ना, एक Q1 + Q2 = 30 है, एक Q1 Q2 = ये है। अब यहाँ से अपन चाहे Q1 की वैल्यू निकालें या Q2 की वैल्यू निकालें और यहाँ पर रख दें, तो जैसे मैं यहाँ रखूंगा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो अपन को धराचार्य मेथड लगाना पड़ेगा, -b + -√b² - 4ac/2a। सीधी सीधी कहानी तो है ही नहीं, साफ दिख रहा है। तो फिर क्या करें, दूसरा तरीका, ठीक है। तो धराचार्य के चक्कर में नीट वालों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। जेई वाले धराचार्य से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीट वालों को क्या करना है, इसको समझो। आपको क्या करना है कि Q1 - Q2 का होल स्क्वायर = Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4Q1। ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है। Q1 + Q2 को यहाँ रखेंगे, Q1 Q2 की वैल्यू क्या रखेंगे और उसका यूज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, Q1 - Q2। अब एक इक्वेशन तुम्हारे पास Q1 + Q2 में है, दूसरी इक्वेशन Q1 - Q2 है, दोनों को प्लस कर देंगे, Q2 कट जाएगा, Q1 की वैल्यू आ जाएगी, Q1 की वैल्यू रख देंगे तो Q2 की वैल्यू। ठीक है, ये मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोगों को सोल्व करना और इसका आंसर मेरे को व्हाट्सएप पर भेज देना, ठीक है। वो कभी नहीं आएगी, ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है। और देखो कूलम्ब फ्लो, देखो मान लो एक सिस्टम तो दोनों को